आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 7वां लेसन, परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा जी इस निबंध के लेखक हैं, याद रखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है सर। अच्छा बताइए, परंपरा क्या होता है? कितने लोगों को पता है? चैप्टर का नाम उन्होंने क्यों रखा परंपरा? वह चीज जो हम सदियों से निभाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, आज हम भी वही कर रहे हैं। हम भी सुनिएगा ध्यान से सर, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, यही सब ना परंपराएं हैं। बात समझिएगा। उन्हीं सभी का मूल्यांकन करेंगे आज इस क्लास में, इस चैप्टर में। रामविलास शर्मा जी ने क्या कुछ लिखा इस निबंध में, एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक लेसन पढ़ा है, पहले लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय, फिर सारांश, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हर एक चीज इसमें है। ध्यान से देखते चलिए। चलिए बताइए, चैप्टर का नाम क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है बाबू? निबंध है। यहां देखिए, लेखक परिचय, लेखक रामविलास शर्मा। यहां पे लिखा गया है हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। अच्छा, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी एक क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पाली हो, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया हो, या फिर बहुत ज्यादा लोग उस क्षेत्र में उसकी सराहना करते हो, तो बोला जाता है कि इस क्षेत्र का वह व्यक्ति क्या है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर व्यक्ति है, कह सकते हैं। संदीप सर क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के लिए बहुत ही हस्ताक्षर टीचर है, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर शिक्षक है, कह सकते हैं। बात समझे? संदीप सर हमारा बड़का भैया, हम कहा, हम तो कुछ नहीं। याद रहेगा। तो आलोचना के क्षेत्र में, आलोचनात्मकता के क्षेत्र में रामविलास शर्मा को महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं। जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, याद रखिएगा। सब चीज ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैं आपसे पूछूंगा। यहां देखिए, उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक छोटे से गांव, ऊंच गांव सानी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक छोटे से गांव, ऊंच गांव सानी में रामविलास शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। निधन 30 मई 2000 ईस्वी, कहां हुआ था? दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में। महात्मा गांधी का भी निधन कहां हुआ था? दिल्ली में। यहां देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इनके बारे में लिखा गया है। ये भी सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं, ध्यान से देखिएगा सर। रामविलास शर्मा को भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास शर्मा जी का केंद्र बिंदु है। देशभक्ति के बारे में सभी लोग जानते हैं, और मार्क्सवाद के बारे में तो आप लोग जानते करते हैं। वैसा समाज जिसमें सभी लोग क्या है सर? एक, यानी समाजवाद का उदय, मार्क्सवाद। याद आ रहा है, मार्क्सवाद कहिए चाहे समाजवाद कहिए, बात सेम है। आगे लिखा गया है, उनकी यानी किनकी? रामविलास शर्मा की लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवाद चेतना के आधार पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा सर, कितने बड़े लेखक हैं, सुनिएगा। वाल्मीकि, सतयुग, वाल्मीकि, ध्यान सुनिएगा, उनकी रचनाओं से लेकर के कालिदास और मुक्ति बोध जो कि वर्तमान समय के लेखक है, इन सभी के रचनाओं पर उन्होंने प्रगतिवाद, यानी कि जो आज के समय में किस तरह से समाज एक बेहतर समाज बनेगा, आगे बढ़ेगा, उन सभी के सम्यक दृष्टि से इन्होंने लिखने का काम किया है, लोगों को समझाने का काम किया है। किन्होंने? रामविलास शर्मा ने। आगे देखिएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बताइए, रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? 1949 से 1953 तक, याद रहेगा। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा सर। शुरुआत के 4 को 5 को याद कर लीजिएगा, नीचे से 3 को 4 को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। यहां देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग 3, भाषा और समाज
महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये एक ही रचना का नाम है। भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, क्वेश्चन पूछता है विराम चिन्ह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। बड़े भाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है बड़े भाई के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, याद रहेगा। ये सारी इनकी रचनाएं हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए पुरस्कार, निराला की साहित्य साधना, जो कि इनकी एक रचना है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना पुरस्कार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर इनको प्राप्त हुआ है? निराला की साहित्य साधना पर। पाठ परिचय, आइए जानते हैं सर थोड़ा सा पाठ में क्या कुछ है, ध्यान से देखिएगा। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। अर्थात परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है, ध्यान से सुनिएगा। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादित के साथ संकलित किया गया है। किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा लेकर के लिखा गया है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन एक पुस्तक का नाम है, ध्यान सुनिएगा। और इसी पुस्तक में से यह निबंध जो है कहीं कहीं से काट छांट करके लिखा गया है, परंपरा का मूल्यांकन हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। यह निबंध समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, साहित्य जो हमें ज्ञान उपलब्ध कराता है, साहित्य किताबें, सुनिएगा, और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपकार ग्रहण करता है। अर्थात एक समाज में साहित्य का परंपरा के साथ क्या कुछ संबंध है, ये सारी चीजों के बारे में यह पाठ हमें बताता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध, यानी कि नई पीढ़ी यानी हम लोगों की पीढ़ी में, यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगनाकुल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। अर्थात यदि हम परंपरा का मूल्यांकन करें, परंपरा को समझें, साहित्य के बारे में समझें, तो शायद हम एक नई पीढ़ी यानी आने वाले युगों युगों तक एक बेहतर समाज का क्या कर सकते हैं सर? निर्माण कर सकते हैं। चलिए पाठ का सारांश देखते हैं ध्यान से। बहुत बेहतर पाठ है सर। इसमें बताया गया है कि साहित्य का क्या योगदान है हमारे जीवन में। अच्छा बताइए, आज से आप 50 साल पहले जाएंगे तो क्या व्यक्ति उतना पढ़े लिखे मिलते थे? नहीं मिलते थे। लेकिन आज सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं सब साहित्य का ही क्षेत्र है, याद रखिएगा। सब साहित्य से जुड़ा हुआ है, और साहित्य से जुड़ने की वजह से देखिए आज दुनिया कितना ज्यादा डेवलप हो गया है, आप देख सकते हैं। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा लिखित एक विचारोत्तेजक निबंध है। इसमें यानी देखिए विचारोत्तेजक का मतलब होता है विचार करने योग्य, सुनिएगा। निबंध है, हमारे विचार में एकदम उत्तेजना पैदा कर देगा, ऐसा निबंध है। इसमें समाज, साहित्य और परंपरा के आपसी संबंधों पर व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। यह निबंध पाठक को परंपरा के सम्यक, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस हिसाब से ज्ञान से अवगत कराता है तथा आधुनिक युग के अनुरूप नई समझ विकसित करने में सार्थक सहायता करता है। ध्यान से देखिएगा। लेखक के अनुसार यानी रामविलास शर्मा के अनुसार जो साहित्यकार क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं और जो लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते। लकीर के फकीर कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। लकीर का फकीर का तात्पर्य यही है कि हमारे दादाजी तेल बेचत रहलन, हम तेल बेचे, उसी लाइन पे एकदम चलना है, एकदम पकड़ लिए हैं। ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं सर। उनके लिए परंपरा का गहन और विवेकपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। जी हाँ सर, जो लकीर का फकीर बनना नहीं चाहते हैं, समाज में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनको परंपरा का ज्ञान लेना एकदम आवश्यक है, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना एकदम आवश्यक है। और यह परंपरा का ज्ञान कहां से हमें प्राप्त होगा? जब साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य के बारे में जानेंगे, तब हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। बात समझिए। अगर हम लकीर के फकीर बने होते हैं तो जो हमारे दादा बाबा कर रहे होते हैं आज हम भी वही कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तब हम आज कहीं उस लेवल से हटकर और कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिएगा। साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही, याद रखिएगा सर, साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है
और उसी के माध्यम से साहित्य की धारा को मोड़कर नया प्रगतिशील साहित्य रचा जा सकता है। जी हाँ सर। और उस लाइन से जब हटेंगे तो अब अच्छा बताइए, ध्यान सुनिए, अगर हम लकीर के फकीर बने रहें, उसी लाइन पे चलते रहें, तो जिस स्थिति में वह थे वही स्थिति तो हमारा भी जीवन होगा ना, हमारे आने वाले बच्चों की भी वही स्थिति होगा। लेकिन जमाना देखिए, अगर हम उस क्षेत्र से हट गए, वो लोग नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर जीवन हमारा होगा, उनसे तो थोड़ा सा बेहतर ही होगा। बात समझिए, आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे, उनका जीवन और बेहतर होगा। क्या पता कहीं कोई पढ़ लिख करके IITian बनकर करोड़पति अरबपति बन जाए। बात समझिए ना। तो अगर लकीर का फकीर बना रहे, यही हो कभी लेवा हो यहाँ देखिए। चलिए, लेखक का मत है यानी कि मानना है कि साहित्य की रचना मुख्यतः दो रूपों में हुई है। याद रखिएगा, साहित्य की रचना कितने रूपों में हुई है? दो रूपों में हुई है। एक शोषित वर्ग के हित में और दूसरी प्रभुत्वशाली वर्ग के हित में। ध्यान से सुनिएगा, समाज में दुई एगो वर्ग होता है, एगो शोषित वर्ग होता है और एगो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। शोषित वर्ग यानी जिसका शोषण किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, अब प्रभुत्वशाली वर्ग का मतलब होता है जो शोषित करता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी साहित्य लिखा गया है इसी के दो चीजों को मध्य नजर रखते हुए लिखा गया है। इसलिए साहित्य का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक है कि वह साहित्य कितना लोक हितकारी है। चलिए, आप किसी के भी हित में लिख रहे हैं, जो शोषित हुआ है उसके हित में या फिर जो शोषण करने वाला है उसके हित में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस साहित्य का लोक हितकारी यानी लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह कितना महत्वपूर्ण है, यह जानना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, आप किसी के को भी लेकर लिखिए, अगर वो लोगों को प्रभावित कर रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है, तब तो बेहतर है सर। आगे देखिएगा, इधर देखिए, निबंधकार का मानना है कि जो साहित्य केवल दूसरों की नकल करके लिखा जाता है वह अधम कोटि का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है सर। निबंधकार यानी रामविलास शर्मा जी के अनुसार जो कोई भी साहित्य हम किसी का नकल करके लिख रहे हैं वह किस कोटि का होता है? अधम, यानी वो बेहतर नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा सर, आप ही अगर कहीं पे नकल कीजिएगा, अच्छा एक बात बताइए, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट याद है, आप लिख रहे हैं, समय भी कम लगेगा, अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप बेहतर लिख भी पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, कोई चीज याद नहीं है और आपको नकल करके लिखना है, सामने एग्जामिनर बैठा पड़ा है, तो थोड़ा अंदर डर भी रहेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। अगर वो लिखते लिखते गए पाना पलट दिलस तो करे अलग टेंशन बा, वो सब कहबो ना करूँ तनी पलट ना लिख ली, तो नकल करने में तनी परेशानी होता है। ध्यान सुनिएगा सर, उसका प्रभाव भी सर नकारात्मक पड़ता है, याद रखिएगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। महान साहित्य की कला की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। जो महान साहित्य लिखा जा चुका है, रामायण, व्यास जी के द्वारा महाभारत, वाल्मीकि के द्वारा रामायण, कालिदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, उन सभी साहित्यों की पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। आगे देखिए, यहां तक कि किसी रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उसका कलात्मक सौंदर्य भी पूर्ववत नहीं रह पाता। और यदि किसी रचना को हम ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर देते हैं, तो भी उसकी थोड़ी सुंदरता में क्या आती है सर? कमी आ जाती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि यानी रामविलास शर्मा जी बताते हैं, सामंतवाद क्या होता है पता है? जमींदारी प्रथा भी इसको कह सकते हैं। सामंतवाद में जो व्यक्ति ज्यादा जमीन का मालिक होता था वो लोगों में जमीन को बांट देता था और उस जमीन के बदले वो उनसे काम कराता था, कर लेता था, टैक्स वसूलता था। ये सामंती व्यवस्था थी। याद रखिएगा, सुनिएगा। सामंतवाद पूरी दुनिया में फैला रहा, किंतु कविता के प्रमुख केंद्र भारत और ईरान रहे। सुनिएगा, यूरोप में पूंजीवादी विकास अनेक देशों में हुआ, परंतु राफेल, लियोनार्दो दा विंची नाम है, और माइकेल एंजेलो जैसे महान कलाकार इटली की ही देन है। यूरोप में पूंजीवाद का भी विकास हुआ, लेकिन ये जो व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया। बात समझिएगा। और सभी को पता है कि पूरे समाज में एक समाजवाद व्यवस्था सबसे बेहतर व्यवस्था है, जिसमें सभी को एक समान का अधिकार दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा। हमारे भारत में सामंती व्यवस्था थी। आगे देखिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि साहित्य और कला के निर्माण में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की निर्णायक भूमिका होती है।
जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है साहित्य के निर्माण में। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक प्रकार का दोष है, याद रखिएगा। अगर कोई कला है, अगर पूरी तरह से निर्दोष है, निर्दोष का मतलब कोई गुनाह नहीं किया है, यह भी एगो सबसे बड़ा गुनाह है। एकदम साफ सुथरा आदमी है, कौन हम पाप एकदम सबका भलाई करते हैं, ये वो गजने हैं। बात समझिएगा। कभी आप किसी चीज के लिए किसी का काम आ जाइए ना, कोई चीज बता दीजिए ना, अब बार बार वो व्यक्ति आपके पास आएगा, होकरा पता बा, चले ओकरा से बनवा ला जी। पहले एक समय में जो छोटका मोबाइल आता था, ध्यान सुनिएगा, उसमें कुछ भी होता था ना तो हम संदीप सर चाहे सनी सर ज्यादा वो कुछ भी बना देते थे। सेटिंग वेटिंग में गड़बड़ा कर एक दबलो रहो तो फोन लग जाता रही जा, दू दबलो रहो तो जा फोन लग जाई सेटिंग तो सब लोग सनी भी अलग लेके वो कह कि हम सीख के बड़ा गलती कोई नहीं। सुनिएगा ध्यान से, सही बता रहे हैं। तो कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी क्या होता है सर, एक दोष होता है, याद रखिएगा ये लाइन, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव हो जाती है। साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इंग्लैंड का साम्राज्य समाप्त हो गया है, इंग्लैंड का साम्राज्य समाप्त हो गया हर जगह से। इंग्लैंड हमारे यहाँ भी तो आए थे ना सर, उनका भी साम्राज्य समाप्त हो गया, किंतु शेक्सपियर, मिल्टन और शैली याद रखिएगा आज भी अमर है। सुनिए, वो व्यक्ति वहीं के हैं, उनकी रचनाएं हम आज भी पढ़ रहे हैं। उनका साम्राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए साहित्य कभी भी खत्म नहीं होता है, ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है, याद रखिएगा। आपसे व्यक्ति आपका धन चुरा सकता है, पैसा चुरा सकता है, आपका जमीन हड़प सकता है, बात समझिए, लेकिन आपके ज्ञान के, आपके एजुकेशन को कोई भी इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ ना जो चुरा सकता है, जब तक आप भी उस चीज को नहीं चुरा सकते हैं। कोई चीज याद हो गया ABCD, आप बोले हमको वोट पड़ गया, आपके कहने से वोट पड़ गया। ईमानदारी से बताइए क्या ऐसा कभी हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। ज्ञान जो हम अर्जित कर लिए इसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, याद रखिएगा। साहित्य के विकास में जन समुदाय और जातियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में प्राचीन यूनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वाधिक रही है। यूनानी का साहित्य याद आ रहा है, इटली के कोरण में मैंने पढ़ाया था यूनानियों का साहित्य, ध्यान से सुनिएगा। आगे निबंधकार के अनुसार पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं में समाजवादी व्यवस्था भारत के लिए अधिक उपयुक्त है, याद रखिएगा। निबंधकार किस व्यवस्था को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? समाजवादी व्यवस्था को, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है। भारत की पूर्ण क्षमता का विकास किस व्यवस्था में हो सकता है? समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकता है। साहित्य और संस्कृति का सम्यक विकास भी इसी व्यवस्था में संभव है, याद रखिएगा। जहां पर हर एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी कुछ लिखे तो उसको सभी लोग पढ़ेंगे, और एक गरीब से गरीब और छोटी से छोटी जाति का भी अगर कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है ना तो उस चीज को पढ़ेंगे। ये केवल किस समाज में पॉसिबल है? समाजवादी समाज में पॉसिबल है, और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर होता राजतंत्र, पूंजीवादी तंत्र, सुनिएगा ध्यान से, वहां पे क्या होता? अमीर व्यक्ति लिखते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, तो गरीबों की सोच क्या सामने आती? नहीं आती। छोटी जातियों की सोच सामने आती? नहीं आती, याद रखिएगा सर, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बहुजातीय राष्ट्र होने के बावजूद हमारा राष्ट्र कैसा है? हमारा राष्ट्र कैसा है? बहुजातीय है। धर्मनिरपेक्ष बोलिए फिर बहुजातीय बोलिए, बात सेम है सर, याद रखिएगा। बहुजातीय राष्ट्र होने के बावजूद इतिहास की दृष्टि से भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाह भाई वाह, इतिहास की दृष्टि से इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, यहाँ की राष्ट्रीयता, संस्कृति और इतिहास, यहाँ की जो राष्ट्रीयता है ना, हमारे भारत की जो राष्ट्रीयता है ना, वह संस्कृति और साहित्य इतिहास की देन है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, जिसके निर्माण में कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रामायण और महाभारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अन्य बहुजातीय राष्ट्रों में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं दिखाई देती जैसे कि भारत में वाल्मीकि और व्यास की रही है। वाल्मीकि इज इक्वल टू रामायण, व्यास इज इक्वल टू महाभारत। इतने बड़े ग्रंथ आप सोच सकते हैं सर, पूरे भारत के समाज में पढ़ा जाता है। भारत को छोड़िए, आउट ऑफ कंट्री भी, यानी आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, जो कि भारत में ही संभव हो पाया है। आगे देखिएगा, चलिए क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से एक क्वेश्चन आंसर देखते चलिए। पाठ के आधार पर बिल्कुल लिखा गया है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा सर।
बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता संस्कृति और इतिहास की देन है, जिसके निर्माण में कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रामायण और महाभारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण है, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, आसान आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? क्वेश्चन समझिएगा। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार, वर्ग माने कौन सी? जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, सुनिएगा, वर्ग के आधार पर विवेक, विवेक माने बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? इस चीज में बुद्धि चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण मानता है? आंसर सुनिएगा। लेखक रामविलास शर्मा परंपरागत यानी परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार के विवेक को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि साहित्य का निर्माण जिन वर्गों की देखरेख में होता है वह उनके वर्गों की हितों को प्रतिबिंबित करता है। वर्गीय विवेक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य शोषित वर्ग के पक्ष में है या शोषक वर्ग के पक्ष में है और वह जनता के लिए कितना उपयोगी। अच्छा बताइए सर, कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है, जैसे मान लीजिए पहले के समय में एक 12 क्लास में चैप्टर है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने क्या किया है पता है सर? आत्मकथा लिखा है। छोटे जाति के थे, एकदम छोटे जाति के, तो उनको आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, उसमें देखने से हमको पता चलता है कि किस तरह से उस समय उस जाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता था। तो हम पढ़ रहे हैं तभी ना जान रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक जाति के लोग, प्रत्येक धर्म के लोग लिखते हैं, तब हम जान पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है सर, आसान आंसर है। परंपरा का ज्ञान उन साहित्यकारों और आलोचकों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जमाना बदलना चाहते हैं, जो अपने बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और रूढ़ियों को तोड़कर, रूढ़ी माने क्या होला? जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, सुनिएगा, रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। परंपरा का सम्यक ज्ञान ही उन्हें साहित्य की दिशा बदलने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, साहित्य का कौन सा पक्ष है जो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, एकदम टिका होता है? ध्यान से सुनिएगा। लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य का भावनात्मक पक्ष अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। जी हाँ सर, जब हमारा मन किसी से मिल जाए ना, जब हमारी भावनाएं किसी के ऊपर जाकर टिक जाए ना, तो देखिएगा सर वहां से हटने का मन नहीं करता है, याद रखिएगा। तो भावनात्मक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हेलो, कोई आपको मारे चलेगा, कोई तनी पिता पे हाथ उठा देना, बात समझिए, तो भावना इतना है कि साला मर जाएंगे लेकिन मारेंगे। बताइए भावनाएं आती कि नहीं होती है? तो प्रत्येक क्षेत्र में भावनात्मक जो पक्ष होता है ना, बड़ा प्रभावशाली होता है, याद रखिएगा। मनुष्य केवल आर्थिक जीवन ही नहीं जीता, याद रखिएगा सर। खाली हम लोग को पैसा कौड़ी से मतलब नहीं होता, हमारे समाज में खाली पैसा कौड़ी से मतलब नहीं होता है, बल्कि एक संवेदनशील प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। जी हाँ सर, आगे देखिएगा। इसलिए साहित्य केवल विचारधारा नहीं बल्कि इंद्रिय बोध और भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? ध्यान सुनिएगा सर, आंसर पढ़ें। लिखा गया है, लेखक रामविलास शर्मा साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए यह चेतावनी देते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की हर रचना अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ या दोष रहित नहीं होती। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक प्रकार का दोष है, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव हो जाती है। इसलिए महान प्रतिभाओं की उपलब्धियों के बावजूद साहित्य में नवीन और सृजनात्मक प्रयोग की संभावनाएं क्या होती है? सदैव और हमेशा बनी रहती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक मूल्यों से साहित्यों के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे हैं? राजनीतिक चीज बेहतर है कि साहित्य वाला चीज बेहतर है? आंसर बेहतर, आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा, साहित्य वाला चीज बेहतर है, क्योंकि साहित्य क्या होता है सर? अस्थायी होता है। साहित्य को कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन राजनीति 5 साल में बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा। लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएं समय के साथ क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया हमारे यहाँ। किसका राज था? ब्रिटिशों का राज था, समाप्त हो गया।
किंतु शेक्सपियर, मिल्टन और शेली की रचनाएं आज भी विश्व साहित्य में अमर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक क्षणिक है, जबकि साहित्य मानवीय चेतना से जुड़े होने के कारण अस्थायी और निरंतर प्रभावशाली बना रहता है, और इस चीज को कोई भी नहीं बदल सकता है, याद रखिएगा। सन 2000 में मर गए हैं ये, ओकरा पहले ना लिखे होंगे, तब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। तो साहित्य कभी नहीं मरता है, और ये साहित्य ही है। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक किस प्रसंग में जातीय असीमता का उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व है? कितने लोग असीमता के बारे में जानते हैं, बताइए। असीमता का मतलब बहुत लोग गलत निकाल देते हैं। असीमता का मतलब होता है स्वयं की पहचान, याद रखिएगा। असीमता का मतलब क्या होता है? स्वयं का पहचान, अस्तित्व, याद रखिएगा। आंसर लिखा गया है, लेखक साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका के संदर्भ में जातीय असीमता का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि साहित्य केवल व्यक्ति विशेष की ही देन नहीं है, बल्कि जन समुदायों और जातियों का भी योगदान रहा है। किसी एक व्यक्ति के लिखने से क्या ये बन गया है? क्या साहित्य नहीं बना है? लोगों को, समाज को देख करके ही कोई रचनाकार होता है, वो रचना करता है। समाज नहीं होता, जात धर्म होगा नहीं होता, घंटा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। समाज के आधार पर रचनाएं की जाती हैं, याद रखिएगा। जब समाज एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है, तब उसकी जातीय असीमता नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने विशिष्ट गुणों के माध्यम से एक नए रूप में क्या होती है सर? विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं, फिर से असीमता आ गया, याद रखिएगा। स्वयं का पहचान, अस्तित्व के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? दो गो चीज लिखा है, जातीय और राष्ट्रीय असीमता का स्वरूप, याद रखिएगा। तो लेखक जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप में अंतर स्वीकार करते हुए बताता है कि, यानी बताते हैं कि संकट के समय दोनों में गहरी समानता प्रकट होती है। जब राष्ट्र पर कोई आपदा आती है, तब जातीय भेद क्या हो जाता है? गौण। गौण का मतलब होता है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। सभी लोग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोग मिलकर लड़ाई करते हैं जब राष्ट्र की बात आती है, याद रखिएगा सर, सुनिएगा ध्यान से। और राष्ट्रीय असीमता प्रबल हो उठती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जातियों और भाषाओं के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया, जिससे राष्ट्रीय एकता का स्पष्ट रूप क्या आया? सामने आया, याद रखिएगा सर। घर घर में झगड़ा होता है तो कोई नहीं बोलने आता है, वही आपके घर में कोई दूसरा गांव का व्यक्ति आ जाए झगड़ा करने के लिए, गांव को अगल बगल के लोग चले आते हैं, अरे कहाँ कैसे रहते, दुश्मन हो वो भी चला आता है। एगो टोला दूसरा टोला में झगड़ा हो जाएगा, सब टोला के लोग चल जाता है। एगो गांव दूसरा गांव में झगड़ा हो तो पूरा गांव के लोग होने से पूरा गांव के लोग झगड़ा शुरू। उसी तरह से जब राष्ट्र की बात आती है ना, तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोग एक साथ आते हैं, याद रखिएगा, और लड़ाई करते हैं। आज हम भारत, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो खाली एक ही धर्म के लोगों की वजह से भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिल गई है? इतिहास पढ़िए, नहीं, सभी धर्मों के लोगों ने योगदान दिया था, याद रखिएगा। समझ में आया? तब जाकर आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? हेलो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा कि भारत की जो बहुजातीयता है वो संस्कृति और इतिहास की देन है, इसी चीज की देन में है। कैसे? तो भारत की बहुजातीयता मुख्यतः उसकी साझा संस्कृति और दीर्घ इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में भारतीय कवियों का विशेष योगदान रहा है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने विविध जातियों और समुदायों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। यदि इन्हें अलग कर दिया जाए तो भारतीय साहित्य और संस्कृति की आंतरिक एकता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निबंध का समापन करते हुए, यानी जब निबंध वो खत्म करते हैं तो लेखक कैसा स्वप्न देखते हैं? वो एक सपना देखे हैं, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। आंसर देखिएगा, निबंध के समापन में लेखक एक ऐसे भारत का स्वप्न देखता है जहां पूरा राष्ट्र साक्षर हो। साक्षर का मतलब एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, और सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य बिना अनुवाद के पढ़ा जा सके। जी हाँ, सभी साहित्य का सभी व्यक्ति पढ़ें। लेखक मानता है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता और साहित्यिक चेतना का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव हो सकता है। इस स्वप्न को साकार करने में परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समाजवादी संस्कृति पुरानी परंपरा को नकारती नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करके क्या होती है सर? आगे बढ़ती है। हम लोग लाखे अमीर हो जाएं, लाखे करोड़पति हो जाएं,
लेकिन जो हमारे पूर्वज जो परंपरा निभाते थे, कहा हम उस चीज को नहीं निभाएंगे? निभाएंगे। हमारे धर्म में जलाया जाता है तो मुरघट में ले जाकर के जलाया जाता है ना, तो करोड़पति हो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर पर जलाएंगे? हैं? चलो यू तो नहीं, ढेर पैसा हो गया बा, हेलीकॉप्टर पर जराओ जी आसमान में, चांदा वहां पर ले चल के फूकल जी। ऐसा हो सकता है ना? मारला के बाद वह करामो हो, पचाठी बनी नहवैया सो यही उठा उठा पटकियो सरे दादा, ले जाके लकड़ी में दाब दुब के आगे धारा दियो खोर खोर जरइह सा, कितनो पैसा कमा लो। बात समझ में आया? हाँ, तो परंपरा से कोई वंचित नहीं रह सकता है। ये चीज सबको साथ में लेकर अब चीजवा होके करी, गांव को लोग खुश हो कि चलो एगो दही चिवड़ा भेटा गई, इहो चीजवा होता है सर। हाँ, तो सब होगा तो बड़ा ये तो नहीं हो कि चलो तनी पार्टी बढ़िया बढ़े तनी नीमन खाए के मिले। हाँ, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। चलिए सर प्रकाश डालते हैं, सुनिएगा। लेखक के अनुसार समाजवाद भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में राष्ट्रीय संसाधनों पर भारी अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब होता है फालतू में खर्चा। अपव्यय का मतलब क्या होता है? फालतू में खर्चा, फिजूल खर्च। समाजवादी व्यवस्था में देश के साधनों का समुचित न्यायपूर्ण उपयोग संभव है। लेखक उदाहरण देता है कि, सुनिएगा, लेखक उदाहरण देता है कि समाजवाद के माध्यम से जारशाही रूस एक नए राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। रूस में कैसा व्यवस्था था? जारशाही। लेकिन समाजवाद के माध्यम से ही उसमें क्या हुआ? जारशाही खत्म हो पाया। इसी प्रकार भारत में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने पर राष्ट्रीय असीमता का मतलब याद रखिएगा, सुदृढ़ होगी और राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव होगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप से, सुनिएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? आंसर देखिएगा। लेखक का आशय है, यानी कि उनका मानना है कि समाज के विकास क्रम और साहित्य के विकास में समानता नहीं होती है। समाज में पूंजीवादी सभ्यता सामंती सभ्यता से प्रगतिशील मानी जाती थी। पहले कौन सी व्यवस्था थी? सामंती। लेकिन सामंती के बाद जैसे ही पूंजीवादी आया तो इससे थोड़ा सा बेहतर व्यवस्था हो गया। अब पूंजीवादी के बाद कौन सा आ गया? समाजवादी व्यवस्था। तो सबसे बेहतर समाजवादी व्यवस्था हो गया। बात समझिएगा, पहले साइकिलें सबके लिए मोटरसाइकिल होता था। एगो साइकिल किना था, फलानिया घर साइकिल किनाइल बा हो, चलो तुम देखो जो क्वेश्चन बा। बात समझिएगा, जाते थे लोग देखने के लिए, एक बार साइकिल के वो पूछत नहीं थे। मोटरसाइकिल का दौर आया, एतका तो फलानिया घर राजदूत किनाइल बा, राजदूत। पहले राजदूत चलो बड़ी चले के देखे जाओ लो, हेंगा चलेला, हेंगा स्टार्ट करते हैं, हेंगा दाब के हेंगा फुर दे बढ़ जाता रहा, उड़ जाता रहा। ऐसा जमाना था। किसी घर 4 व्हीलर खरीदाया था ना, पहली बार जीप बड़ा चलता था, वो बड़ा जीप, का तो गाड़ी की नहीं बा, चले के देख के आवल जा। लोग जाई देखे, बड़ा सब चीज नगण्य होता जा रहा है, याद रखिएगा सर। बात समझिए, आगे लिखा गया है, सुनिए। तो सामंती व्यवस्था के बाद पूंजीवादी बेहतर था, पूंजीवादी के बाद समाजवादी और बेहतर हो गया। आगे देखिएगा, मानी जाती है लेकिन साहित्य में ऐसा जरूरी नहीं। कभी सामंती सभ्यता का साहित्यिक बेहतर हो सकता है और कभी पूंजीवादी सभ्यता का साहित्य में मौलिकता, प्रतिभा और नकल की भी प्रभाव रहता है, याद रखिएगा। अब एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखते चलिए, आंसर बताते चलिए। ओके, चलिए बताइए, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था? उन्नाव, देखो उन्नाव उत्तर प्रदेश, एगो याद रखो तो उन्नाव उत्तर प्रदेश 1912, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन गद्य कौन सी विद्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे?
बताइए 1949 से 1953, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखिए। अगला है रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था? 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 30 मई 2000। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ये वाला मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? ये तो आपको सुनिएगा, याद रखिएगा। लैटिन कवि वर्जिल पर अंग्रेज कवि टेनिसन, कौन? अंग्रेज कवि टेनिसन ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, पाठ में मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। और टेनिसन कैसे कवि हैं? अंग्रेज यानी अंग्रेजी के कवि हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? बताइए। अधिकार, पर्याप्त, विकास या निराशा? यथेष्ट का सबसे बेहतर अर्थ होगा पर्याप्त। यथेष्ट है जी, हाँ जी, पर्याप्त है, ध्यान से सुनिएगा। अगला है टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी। अबे ऊपर वालों का। अगला क्वेश्चन, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप महादेश ऊपर आया था। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप महादेश में, ऑप्शन नंबर डी। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? साहित्य मनुष्य के जीवन में रग रग में बसा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? परंपरा का मूल्यांकन। इसमें एक शब्द आया है सर, इसका अर्थ कितने लोगों को पता है? आदिम का अर्थ कोई बता सकता है? आदिम का अर्थ जो एकदम शुरुआत से आदि मानव काल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, आदिम को हजला, याद रखिएगा, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञान हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? हाँ हाँ, वह चैप्टर चला था, ठीक करो, चलो। परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अरे कितने तेज हैं आप लोग मेरे बच्चे भाई, परंपरा का मूल्यांकन बहुत तेज है। अगला बताइए, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा, सामंती सभ्यता पूछा है, की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना जा सकता है? पूंजीवादी। याद कीजिए, मैंने बोला था ना कि सामंतीवादी के बाद पूंजीवादी आया तो उसको प्रगतिशील माना गया। फिर उसके बाद से क्या आया? समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य और परिस्थिति दोनों एक दूसरे के द्वंद्वात्मक होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगला है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? टॉलस्टॉय थे। देखिए टॉलस्टॉय भी उनका नाम हिंदी में लिखा जाता है, टॉलस्टॉय, या टॉ भी आता है, टॉलस्टॉय, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें हम लोग प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समाज के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है? बताइए। निर्णायक भूमिका रहती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे आवश्यक है? तो ध्यान सुनिएगा, परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो एक क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, जो लकीर के फकीर हैं? नहीं। जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें? नहीं। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हाँ हाँ, उनका चैप्टर टिक कर लो, रामविलास शर्मा। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम कौन दिया? अरे वाह बेटा वाह, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, यहां पे डैश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यही बता दो सर आंसर। अरे वाह भाई वाह, देखो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? परंपरा का मूल्यांकन। जार शाही कहां थी? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। कितने तेज है मेरे बच्चे, वाह। अगला बताइए, हाँ, असीमता का सही अर्थ क्या है? याद कीजिए, स्वयं की पहचान जिसको अस्तित्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी। देखो, ऊंचूगा सानी, उचका गांव सानी, ऊंचा गांव सानी नहीं, ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी। आइए बताइए, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? हाँ हाँ, परंपरा का मूल्यांकन। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? वाह, कितना बढ़िया याद करता है तू लोग, ऑप्शन नंबर डी। आदिम शब्द का अर्थ क्या है? आदिम शब्द का अर्थ एकदम खूब पूरा करे नु, आदि मानव, जब तक सके दादा बाबा हनुमान होइलो बंदर होइलो तब के बात होता, ठीक बा। आदिम माने क्या होता है? अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? चलिए, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से देख करके याद कर लीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। उसके पहले 15 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, खूब जोरदार प्रचार कीजिए, सभी से बोलिए, सभी को बताइए, धाधा का जबरदस्ती भेजिए, चल चल कोचिंग में, चल चल पढ़े, चल निमन पढ़ाई मिला, इस तरह से कीजिए प्रचार प्रसार, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।